आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। अजय सेठ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ एडा IRDAI, ठीक है ना। और दूसरा है 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन जिम्बाब्वे। और थर्ड न्यूज है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो क्या है यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपके IAS वगैरह की परीक्षा में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो भी क्या होता है कि उसके आसपास इर्द गिर्द से क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, स्पेशली आपको इसलिए ये टॉपिक क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग की क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें। सो बेसिकली अजय सेठ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI, ठीक है ना। इसको कई बार इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडाई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। The central government has appointed former Finance Secretary Ajay Seth as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India. The post was vacant since the end of the term of former chairman देवाशीष पांडा in March 2025। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं अजय सेठ जी, है ना, इनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष क्या किया गया है बच्चों, नियुक्त किया गया है। और यह पद जो है पूर्व अध्यक्ष देवाशीष पांडा का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त होने के बाद से रिक्त था। तो ये मैंने जैसा कि आपसे बताया कि यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार आपके प्रश्न जो है इसी संदर्भ में यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो है उसके आसपास से संबंधित। तो इस बार आपको जो देखना है इंपॉर्टेंट ये है कि जो अजय सेठ हैं, अजय सेठ जो है इनको क्या किया गया, इनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग IRDAI के नया अध्यक्ष के रूप में ये क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और चूंकि ये पद वैकेंट था मार्च 2025 से, तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति हुई है। आइए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अबाउट अजय सेठ के बारे में। ही इज 1987 बैच कर्नाटका कैडर IAS ऑफिसर। यह 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के IAS अधिकारी हैं। रिसेंटली ही हैज बीन द फिनांस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाल ही में ये वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं, ठीक है जी। Over 3 decades of administrative experience covering areas such as financial policy, public investment and infrastructure financing, वित्तीय नीति, सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण जैसे क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का क्या रहा है, इनका प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो एक लंबा अनुभव आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी ये कौन से कैडर से रहे हैं, तो ये कर्नाटका कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं। और he has been in the finance secretary and secretary of economic affairs also। तो एक लंबा आप देख सकते हैं इनका क्या रहा है, कार्यकाल जो है, अनुभव रहा है यहाँ पर। इंश्योरेंस, अब आते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कई बार जो है आपसे दाएं बाएं के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम दाएं बाएं क्यों बोल रही हैं। देखिए बच्चों, दाएं बाएं इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके क्या होता है, जो जिससे जुड़े हुए हैं वहां से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में, यहाँ ये देखेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। यानी सबसे पहली बात ये कि ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी स्थापना बीमा विनियमन और विकास अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए, सो बेसिकली इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना एंड इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, हैदराबाद तेलंगाना में है। और यह भारत में बीमा कंपनियों का प्रमुख क्या है, नियामक निकाय है। ओके, उसके अलावा है यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI इज ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द जो है पॉलिसी होल्डर्स। यानी IRDA का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, बीमा क्षेत्र को सुव्यवस्थित विकास, पारदर्शिता, ठीक है ना, पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना। देखिए है क्या, जब हम बात करते हैं तो खास तौर से जो है बीमा क्षेत्र में रूल रेगुलेशन, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर IRDA का, तो ये है यहाँ पर कि ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। तो जो भी इंश्योरेंस, यानी खासतौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी IRDAI जो है इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि बीमा क्षेत्र को क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा उसको सुव्यवस्थित करना, उसको बेहतर करना, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाना है ना, ये चीजें यहाँ पे क्या रहे, क्लियर रहे। और जो भी पॉलिसी धारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या हो सके यहाँ पर, जो उनके हितों की क्या हो सके यहाँ पर सुरक्षा हो सके।
हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हैदराबाद में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे। और 1999 में क्या हुआ था, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, खास तौर से जो बीमा धारक हैं उन सब का क्या हो सके यहाँ पे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो है सुरक्षा व्यवस्थित रहे और उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं इसके स्थापना का उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपसे क्या कहा कि कई बार आपके क्वेश्चन जो है बच्चों वो दाएं बाएं से पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि IRDAI के संदर्भ में इंश्योरेंस जो है रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इससे संदर्भित जैसे अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है ना, तो अपने नोट्स में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आप विस्तार देंगे। अब ये विस्तार के संदर्भ में अगर हम लोग बोले तो कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसका कार्य है ना, इसका वर्क क्या है। दूसरा हो जाएगा जो है इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आते हैं, है ना, मतलब ये इनका मेन कार्य क्या है। तो कार्य में हम क्या देख रहे हैं, मुख्य रूप से, जैसे मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर, तो जैसे प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए एक चीज समझिएगा, अब आप बताएंगे यहाँ पर कि जो की फीचर्स ऑफ IRDAI का क्या है ना। की फीचर्स के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अबाउट द की फीचर्स ऑफ IRDAI, ठीक है ना। IRDAI का की फीचर्स जब हम देखेंगे तो इसकी मुख्य बातें हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, मेनली क्या है यहाँ पे, तो मुख्य बातें जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो ये मेनली क्या है, जो भी बीमा से संबंधित जितने भी चीजें हैं, है ना, तो बीमा धारक जो भी हो गए उनसे संदर्भित हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक तो क्या हो गया यहाँ पर कि अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि भाई IRDAI जो है उसके अभी जो नए मुख्य जो यहाँ पर हम देख रहे बने हैं यहाँ पर, तो नियुक्ति हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ IRDAI के बारे में कि क्या है ये, इसकी स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, कहाँ कहाँ ये काम करता है, तो ये सब चीजें क्या है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स COP15 इन जिम्बाब्वे। ध्यान रखिएगा कहां पर हो रहा है COP15 का, जिम्बाब्वे में, ठीक है ना। हाँ, 15वां यहाँ मीटिंग हम देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव लेड द, 1 सेकेंड, रेड में ना दिखाई नहीं देगा, हाँ, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 15th मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन held at the Victoria Falls, Zimbabwe from 23 से 31 जुलाई 25 and showcased India's wetland conservation efforts at the global platform, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 23 और 31 जुलाई के 25 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है और वैश्विक मंच पर भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों को प्रदर्शित किया है। देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया के एफर्ट्स, स्पेशली जो हमारे आर्द्रभूमि से संबंधित जो हमारे एफर्ट्स हैं, तो वो कैसे हैं यहाँ पर, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे कि वो हमने वेटलैंड्स के कंजर्वेशन में हमने क्या किया, बहुत ही उल्लेखनीय जो है हमें क्या मिला है यहाँ पर, आप उपलब्धि हमारे पास रही है। तो ड्यूरिंग द COP15 इंडिया हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद द हेड्स ऑफ साइट CMS एंड रामसर कन्वेंशन एंड टॉक्ड अबाउट कोऑपरेशन विद द जिम्बाब्वे ऑन नॉलेज शेयरिंग एंड वेटलैंड रिस्टोरेशन। COP15 के दौरान भारत ने साइट्स, CMS और रामसर कन्वेंशन के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की ओर ज्ञान साझा करने और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन पर जिम्बाब्वे के साथ सहयोग पर चर्चा की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई COP15 की बैठक हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खासतौर से रामसर कन्वेंशन जो है यहाँ पर 15वीं बैठक जो है, तो ये हो रहा है कहाँ, जिम्बाब्वे में। और ये किससे रिलेटेड है बच्चों, ये रिलेटेड है वेटलैंड से।
अब सवाल उठता है कि वेटलैंड्स का क्या रोल है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा कि जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो वेटलैंड्स क्या है, तो आइए इसमें देखते हैं यहाँ पे इंडिया का थोड़ा रोल देख लेते हैं। So India currently has 91 Ramsar sites spread over an area of 1.66 million hectares. It is the largest network in Asia and the third largest globally. भारत में वर्तमान में 91 क्या है रामसर स्थल है जो 1.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्या है बच्चों नेटवर्क है। India has recorded a 250% increase in the number of Ramsar sites in the last 10 years, reflecting its commitment to wetland and conservation। यानी भारत ने पिछले 10 वर्षों में रामसर स्थलों की संख्या में 250% की वृद्धि दर्ज की है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो रामसर साइट का जो प्रोटेक्शन है या उसका जो कंजर्वेशन है ये दिखाता है कि आप हाउ यू आर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप किस प्रकार से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति क्या है जागरूक हैं। प्लस सेकेंड थिंग इज दैट कि एंड यू ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आर्द्र भूमि को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जलीय जीव जंतु का क्या होता है, ये घर होता है। सबसे बड़ी जो बात है वो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के बारे में बच्चों की रामसर कन्वेंशन है क्या, है ना। तो आइए देखते हैं। द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रमोट्स द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 in the city of Ramsar, Iran. Its main objective is to preserve the ecological features of wetlands and ensure their sustainable use। यानी जो रामसर कन्वेंशन है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, ठीक है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी विशेषताओं को संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। देखिए सतत उपयोग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, सतत उपयोग का मतलब ही यहाँ पर ये हो जाता है कि हम जो भी वेटलैंड्स है उसको क्या करें, उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके और खासतौर से उसको हम प्रिजर्व करें। जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि आर्द्र भूमि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि रामसर कन्वेंशन कब जब हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो रामसर कन्वेंशन क्या देख रहे हैं कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 इन द सिटी ऑफ रामसर। रामसर प्रॉपर एक शहर है और ये कहाँ पर है, ये ईरान में है जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। यानी रामसर स्थापना इन द सेंस कि जहाँ ये कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ वेटलैंड एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबल जो है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनकी जो सतत जो है ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे उपयोग हो सके और उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है रामसर कन्वेंशन के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं। साइट्स, अब यहाँ ये थोड़ा सा देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या है साइट्स कन्वेंशन। 1 सेकेंड, हाँ जी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आइए देखते हैं। सो बेसिकली साइट्स जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन वाशिंगटन डीसी इन 1973 एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1975। साइट्स की स्थापना कब हुई है बच्चों, 1973 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी और ये 1 जुलाई 1975 से क्या हुआ है, लागू हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। साइट्स हैज 3 अपेंडिक्स, ये ध्यान रखना है, इन विच अपेंडिक्स 1 इंक्लूड्स एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड स्पीसीज हुज ट्रेड इज कंप्लीटली बैन्ड। जो साइट्स हम देख रहे हैं ना इसके क्या है, परिशिष्ट हैं, जिसमें कि परिशिष्ट 1 जो है उसमें क्या है, उस तरह के जो एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड जो प्रजातियां हैं उसको क्या किया गया है यहाँ पर, उस तरह की प्रजातियां शामिल हैं जिनका व्यापार पर पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है ना। आप इनका ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, ये पूरी तरह से लुप्त प्राय हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं उस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये सभी के सभी पर्यावरण से संबंधित क्या है यहाँ पर आपको साइट्स हैं। जैसे साइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो साइट्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है यहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ 1973 में और केम इनटू फोर्स 1975 से ये लागू है। ऑब्जेक्टिव अभी आपसे मैंने बताया यहाँ पे कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज और फ्लोरा और फौना को क्या करना है, बचाना है। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं हो कि अनकंट्रोलेबल यहाँ पे चीजें चल रही हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट दैट इज CMS। तो क्या है
कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 इन बॉन जर्मनी एंड केम इनटू फोर्स इन 1983। CMS जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 1979 में बॉन में जो है ये जर्मनी में स्थापित किया गया था और 1983 में ये क्या हुआ है, लागू हुआ है। ये क्या करता है भाई, तो इट इनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व माइग्रेटरी वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है ना। यह प्रवासी जंगली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। India became a member of CMS in 1983 and participates in initiative such as the Central Asian Flyway और Migratory Birds। भारत इसका सदस्य कब बना है, 1983 में, और प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे जैसी पहलों में ये क्या कर चुका है, भाग ले चुका है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट और इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में, तो भारत की भूमिका बहुत क्या रही है, बहुत शानदार रही है हर तरीके से। चाहे हमने पर्यावरण के संदर्भ में, चाहे वृक्षारोपण हो जाए, चाहे हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने का जो प्रण लिया, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो है कार्बन, जीरो कार्बन एमिशन, तो इस सब में आप देखेंगे भारत की भूमिका बहुत अच्छी रही है, बहुत अग्रणी लीडिंग नेशन की तरह भारत ने यहाँ पे अपने आप को क्या किया, स्थापित किया है। रामसर साइट्स आपने देखा है कि कितने सारे रामसर साइट्स हैं जो ऑलरेडी भारत के द्वारा क्या हो रहा है, प्रिजर्व किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है ये और ये न्यूज क्यों है यहाँ पर। A recent report of the World Health Organization and the United Nations Office on Drugs and Crime said that over the past 90 years, contaminated medicines killed 1300 people in 90 years। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं के कारण लगभग 1300 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि जो कंटामिनेटेड जो ड्रग्स है उससे क्या हो चुके हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, लगभग 1300 लोग जो है उनकी जानें जा चुकी हैं, और ये कितना ज्यादा क्या रहा है, भयावह रहा है। ये रिपोर्ट आई है बच्चों जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के संदर्भ में, कि लगभग 90 सालों में कॉन्टामिनेटेड मेडिसिन ने क्या किया है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में आइए देखते हैं कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ है। So basically it was established in 1997 through a merger between the United Nations Drug Control Program and the Center for the International Crime Prevention, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय के माध्यम से हुई थी, ठीक है। It is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime, in addition being responsible for implementing the United Nations lead program on terrorism। यह अवैध मादक द्रव्यों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक अग्रणी संस्था है। साथ ही आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी क्या है, ये जिम्मेदार है। तो जो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स जो है ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ है, 1997 में, ठीक है। और खासतौर से इसका काम क्या है, तो काम ये है कि जो भी मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम है उस पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध केंद्र के विलय के साथ जो है ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, उसको रोकना, ठीक है। और ये ग्लोबल लीडर है जो कि फाइट करता है इलिक्ट ड्रग्स से, इंटरनेशनल क्राइम से जो इससे रिलेटेड है और एडिक्शन से, तो ये उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के आप भूमिका यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Function of United Nations Office on Drugs and Crimes, it works to educate people throughout the world about the dangers of drug abuse। पूरी दुनिया भर के लोगों के बीच ये ना नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में क्या करता है, शिक्षित करने का काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे यहाँ पे strengthen international action against illicit drug production and trafficking and drug related crime, यानी अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी और नशीली दवाओं से संबंधित जो अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को ये क्या करता है, मजबूत करना। In 2002, the UN General Assembly approved an expanded program of activities for the terrorism prevention branch of UNODC। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम
के संदर्भ में अगर हम बात करें कि आतंकवाद रोकथाम शाखा के लिए गतिविधियों के एक विस्तारित कार्यक्रम को क्या किया है, मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से अगर देखेंगे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का अगर आप एरिया अगर आप देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करे, तो खास तौर से उस तरह से जो मादक द्रव्य हो गया है ना, उन सब के कंटेक्स्ट में रोकथाम के संदर्भ में। और सन 2002 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जो है आतंकवाद के रोकथाम की शाखा से संबंधित जो है एक विस्तारित कार्यक्रम को भी मंजूरी दिया गया। और खासतौर से ये जो भी नशीली दवाएं हैं उसका उत्पादन है ना, उसकी तस्करी करना, स्मगलिंग करना, ठीक है, उसके अलावा क्या नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या करता है, मजबूती से कार्रवाई करता है। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे कौन सा है आपको यहाँ पर, ऑपरेशन महादेव, ठीक है ना, ऑपरेशन महादेव ये सबसे पहला न्यूज हो गया यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ये इसके बाद ये देखेंगे। और तीसरा न्यूज रहेगा हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। तो आइए सबसे पहले न्यूज पर हम लोग देखते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑपरेशन महादेव ये क्यों चर्चा में रहा है ना, आइए देखते हैं यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव जो है ये क्यों महत्वपूर्ण रहा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ऑपरेशन महादेव। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड इन द लोकसभा Tuesday that 3 terrorists were killed through Operation Mahadev. All of them were involved in the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. He said that the security forces killed terrorists Suleiman Afghan and Gibran through Operation Mahadev. ठीक है ना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा यहाँ पर, मंगलवार को लोकसभा में ऐलान किया, यानी इन्होंने बताया यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को क्या किया, मार गिराया, जो कि जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकवादी हमले में शामिल थे। इन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकी सुलेमान अफगान और जिब्रान को क्या किया, ढेर किया। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑपरेशन महादेव जो है ये पहलगाम में हुए आतंकी हमला, जो आतंकवादी उसमें सम्मिलित थे, उनको जवाबी कार्रवाई के तौर पर इनकी जो है यहाँ पर क्या किया गया, इन आतंकियों को मार गिराया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन महादेव के तहत। अब आते हैं यहाँ पर कि along with this, Home Minister Amit Shah told the opposition in Parliament the entire timeline of the Operation Mahadev. The House was told when this operation started and how the terrorists who carried out the Pahalgam attack were killed. इसके साथ ही गृह मंत्री जी ने यह भी बताया यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन, यानी कि कैसे योजना बनाई गई, किस तरह से जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर क्या की गई, बताई गई। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा क्या ये जानकारी यहाँ पर दी गई। सिक्योरिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 23 अप्रैल, है ना। इसमें इन्होंने बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द हाउस दैट सिक्योरिटी मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 23rd of April। 23 अप्रैल को सुरक्षा मीटिंग हुई थी। सबसे पहले इसमें निर्णय ये हुआ कि हत्यारे पाकिस्तान भागने ना पाए, यानी सबसे पहले जो कोशिश ये की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट वाज डिसाइडेड दैट द किलर्स शुड नॉट बी एबल टू एस्केप टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद की स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या बनाई कि ये भाग ना पाए। सो वी मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स फॉर दिस एंड डिड नॉट लेट देम एस्केप। On 22 May, IB received human intelligence and received information about the presence of terrorists inside the Dachigam area. Continuous efforts were made from May to 22 July to confirm this information. Our officers kept moving around to get signals and signals of terrorists and high altitudes. तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉपर वे में क्या था कि ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि ये आतंकवादी भाग के पाकिस्तान ना चले जाए। तो ये सबसे बड़ा क्या था यहाँ पर, तो 22 मई को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इनके ह्यूमन इंटेल आई और दाचीगाम के क्षेत्र में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन आतंकवादियों के यहाँ उपस्थित होने के बारे में सूचना मिली और इस सूचना को और क्या किया गया, मतलब और भी कंफर्म किया गया, पुख्ता किया गया और 22 जुलाई तक लगातार क्या किए गए, मतलब प्रयास किए गए कि ये सही इंफॉर्मेशन है
और चूंकि ये क्या हाई एल्टीट्यूड पर है, तो ऊंचाई पर सिग्नल हासिल करने के लिए अधिकारी जो है वो आतंकियों के सिग्नल हासिल के लिए घूमते रहे, यानी लगातार ये उसके सर्च में थे। इनका सर्च ऑपरेशन लगातार क्या था, जारी था, ये रुके नहीं, ये अधिकारी जो है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे इस पर। आईबी एंड सीआरपीएफ ऑल्सो केप्ट मूविंग अराउंड कंटिन्यूअसली। यहाँ पर गृह मंत्री जी के द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार जो है ये लोग क्या कर रहे थे, इस जांच में ये लोग सर्च कर रहे थे। वी गॉट सक्सेस ऑन 22 जुलाई, द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट वाज कंफर्म्ड थ्रू सेंसर्स। After this, CRPF jawans and Jammu and Kashmir police jawans under the leadership of 4 para, which is part of our army, worked together to surround the terrorist. After on 28th of July, all of 3 terrorists who killed all of 3 terrorists who killed our innocent people were killed through the Operation महादेव। तो प्रॉपर वे में देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे गृह मंत्री जी हैं इनके द्वारा पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के जो लोग थे, जो जवान थे, वो सब इससे जुड़े हुए थे और ये लगातार सर्च कर रहे थे। तो 22 जुलाई को इन्हें क्या मिली, एक सफलता मिली, जिसमें कि सेंसर के माध्यम से पता चला कि आतंकवादी वहीं पर हैं, इसकी पुष्टि हो गई। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो सेना यानी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसे सीआरपीएफ के जवान हो गए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो गए, ये सब मिलकर के इन्होंने क्या किया, आतंकवादियों को घेरा और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत क्या किया गया, इन आतंकवादियों को मार गिराया। ध्यान रखिएगा कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में उन मासूमों को, जो पर्यटक थे जो वहां घूमने गए थे, उनकी नृशंस हत्या की थी। तो ये जो है इस ऑपरेशन महादेव के द्वारा इन तीनों आतंकियों को क्या किया गया है, मार गिराया है। ये जानकारी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दी गई है। तो इसमें प्रॉपर ये भी बताया गया कि सेंसर्स का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, जिसके माध्यम से इनके इंफॉर्मेशन क्या हो सके, सटीक जानकारी इनके होने की पुष्टि हो सकी, कि पता चल पाया कि ये इनका लोकेशन यहां पर है। तो ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दी गई थी। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले न्यूज पर। इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या है इसमें महत्वपूर्ण बातें। ऑन जुलाई 2, 2025 द 14th जो है एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बिगेन एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन एट द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान। इट विल कंटिन्यू टिल अगस्त 4, 2025 और इंडियन कंटिजेंट इज लेड बाय कर्नल अर्जुन गणपति एंड लेफ्टिनेंट कर्नल क्यू जी युआंग लीड्स द सिंगापुर कंटिजेंट। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि 2 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण जो है राजस्थान के जोधपुर स्थित भारतीय सेना के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर शुरू हुआ और ये 4 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। भारतीय दल का नेतृत्व कर्नल अर्जुन गणपति और सिंगापुर दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल खीव जी यूंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 14वां एडिशन है, यानी 14वां संस्करण है। एक्सरसाइज हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोल्ड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है 2025 के संदर्भ में, और ये किन के बीच हो रहा है, ये भारत और सिंगापुर की जो ज्वाइंट मिलिट्री आर्मी है उनके बीच हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखिए 2 जुलाई को ही इसकी क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये चलेगा 4 अगस्त तक और इसमें जो है नेतृत्वकर्ता यानी इंडियन जो है कंटिजेंट के जो लीड कौन कर रहे हैं यहाँ पर, तो कर्नल अर्जुन गणपति जी के द्वारा यहाँ लीड किया जा रहा है और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है क्यू जी योंग जो है वो इसे क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो सिंगापुर के हैं। तो आइए देखते हैं इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें कि और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, देखेंगे यहाँ पे ऑरिजिन्स के बारे में। इट इज 1 सेकेंड। It is part of long-term defense cooperation agreement signed between India and Singapore in 2003. The first edition of the joint military exercise Bold Kurukshetra was held in 2005. यहाँ देखेंगे कि उत्पत्ति के बारे में, तो भारत और सिंगापुर के बीच 2003 में हस्ताक्षरित एक दीर्घकालिक रक्षा सहयोग समझौते का हिस्सा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का पहला संस्करण 2005 में आयोजित किया गया था। ठीक है,
एम के बारे में देखेंगे यहाँ पे। सो द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेथन मिलिट्री कॉपरेशन, enhance interoperability and armored and mechanized operations, developed skill in joint planning, commando and control combat simulation under various circumstances। यानी इस उद्देश्य के बारे में अगर देखा जाए तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग को मजबूत करना, बख्तरबंद और मशीनीकृत अभियानों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, संयुक्त योजना, कमान और नियंत्रण और विभिन्न परिस्थितियों में युद्ध सिमुलेशन के कौशल को डेवलप करना। देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री कॉपरेशन को, आपसी सहयोग क्या करना है? बढ़ाना है ना, स्ट्रेंथ करना है, यानी उसको और ज्यादा इनहांस इंटर जो है ऑपरेबिलिटी इन जो है आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड ऑपरेशन के संदर्भ में, डेवलप स्किल करना है, स्किल्स को डेवलप करना है इन ज्वाइंट प्लानिंग, यानी जिसमें हम लोग मिलकर के क्या करें? ज्वाइंट प्लानिंग बना सके यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कमांड और कंट्रोल करना है ओवर कॉम्बैट जो है सिमुलेशन एंड अंडर द वेरियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज जो है, यानी ये जो सैन्य अभ्यास है, ये हम कब से देख रहे हैं यहाँ पर? तो बेसिकली इसका जो ऑरिजिन हुआ 2003 में, और इसका जो पहला जो संस्करण, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो प्रैक्टिस किया गया इन 2005 में हम क्या देख रहे हैं कि इसका पहली बार जो है प्रैक्टिस किया गया। देखिए, अगर कोई भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या होता है? अपना टारगेट होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य ये होता है कि आपसी जो है सहयोगात्मक संबंध बढ़े। सबसे पहले तो ये है, हम डिफेंस के स्तर पर एक दूसरे को क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने के साथ साथ जो है दोनों देशों के संबंध भी इसमें क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, कि अगर किसी तरह के सर्कमस्टांसेस, विषम परिस्थितियां अगर आती हैं, तो ये दोनों देश क्या करेंगे? एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ लाइक हमारे पास क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इससे एक दूसरे के जो मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसके भी क्या हो जाएंगे? आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को इसकी समझ विकसित होगी, और उनके यहाँ कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो बेस्ट है और इनके जो बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं वो सब क्या होंगे? आपसी एक दूसरे को क्या होंगे? यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। तो साझे जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है उनके युद्ध कौशल जो हैं, जो दूसरे देश के युद्ध कौशल, जो हमारे देश के जो बेस्ट युद्ध कौशल हैं, वो एक दूसरे को हम क्या कर पाएंगे? एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। तो ये क्या है इसकी यहाँ पर विशेषता, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अबाउट एक्सपोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। द एक्सरसाइज एम्स टू इनहांस इंटर प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ आर्मीज अंडर यूएन मैंडेट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। यानी कि इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन, आपसी सहभागिता, सो द एक्सरसाइज विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट ऑफ द 4 सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड and the mechanized infantry regiment of IA are the participants of the exercise। यानी इस अभ्यास में 4 हम क्या देख रहे हैं कि सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट की 3 और IA मैकेनाइज्ड इन्फेंट रेजिमेंट भी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या किया, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो आदेश है, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के तहत दोनों देश सेनाएं जो क्या करेंगे? अंतर संचालन क्षमताओं को एक दूसरे के साथ संयुक्त जो भी प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाएंगे, द्विपक्षीय इससे क्या होगा? रक्षा सहयोग मजबूत होगा। तो यानी इट मींस कि एज पर द एम्स अंडर द यूएन मैंडेट, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करता है कि इसको बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को ये बढ़ाता है और मजबूत करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये हम क्या देख रहे हैं कि इससे जो है महत्वपूर्ण जो आउटकम्स आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज मोड, द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एज टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम डिजाइन टू वैलिडेट प्रोसीड्यूर्स इन मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। द एक्सरसाइज विल एंड अप विद द इक्विपमेंट डिस्प्ले बाय द आईए, ठीक है ना। अभ्यास मोड के बारे में अगर बात किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि टेबल टॉप अभ्यास के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। ध्वज सौंपना, यहाँ पे लास्ट में हम क्या देखेंगे? हैंडिंग ओवर फ्लैग जो है। द एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूड्स द सिंबॉलिक हैंडिंग ओवर द रेजिमेंट
regimental flag by the 42 Singapore Armed Regiment to the Indian contingent, signifying the transfer of operational command throughout the duration of the exercise. यानी इस अभ्यास में 42 सिंगापुर बख्तरबंद रेजिमेंट द्वारा जो भारतीय सैन्य टुकड़ियां हैं उनको रेजिमेंटल ध्वज का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी शामिल है। अभ्यास की पूरी अवधि के दौरान परिचालन कमान के हस्तांतरण को ये क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत यहाँ पर क्या होगा, काम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज पर, इंटरनेशनल टाइगर डे 2025, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है ये इंटरनेशनल टाइगर डे और क्यों मनाते हैं हम, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है। सो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 ऑन जुलाई 29, हाईलाइटिंग इट्स अचीवमेंट ऑफ हाउसिंग 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइड्स टाइगर अक्रॉस 58 रिजर्व्स। भारत 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 क्या कर रहा है, मना रहा है, जिसमें कि 58 अभ्यारण्यों में विश्व के 75% जंगली बाघों को आश्रय देने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है भाई, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसमें से भारत में भी इसको क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया, जिसमें 58 अभ्यारण्यों में वर्ल्ड के 75% जंगली बाघों को आश्रय देने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से यहाँ समझिएगा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, तो इसके की फीचर्स क्या हैं। तो की फीचर्स है यहाँ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द थ्रेट्स लाइक हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवास हानि, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे खतरों को उजागर करने के लिए ये क्या है, यहाँ पर एक मंच है, ठीक है ना। मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑन द T/2 गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। T/2 लक्ष्य 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने की प्रगति पर नजर रखता है। सेलिब्रेट एफर्ट्स मेड बाय कंट्रीज इन इंक्रीजिंग टाइगर नंबर्स एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। बाघों की संख्या बढ़ाने और वनों की सुरक्षा के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयासों का जश्न मनाना है। तो बेसिकली यहाँ समझिए एक तरह से क्या है कि ये अवेयर भी करना है और एक तरह से लोगों के बीच में जागरूकता भी बढ़ाना है कि हमने जो बाघों की जनसंख्या क्या हुई है, लगातार बढ़ी है, हमने काफी काम किया। जब बात आती है भारत के संदर्भ में, तो इंडिया का क्या काम रहा है स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू क्या किया गया, बड़ी संख्या में, यानी इसके पहले हम क्या देख रहे थे, जैसे टाइगर के अवैध जो है शिकार किए जा रहे थे, पोचिंग हो रहा था उनका, ठीक है ना, इलीगल तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये सब चीजें चल रही थी। बट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के बाद हम क्या देख रहे हैं, एक बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिला, जिसमें कि बाघों की संख्या को बचाने पर हमने क्या किया, वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट कि हमें बाघों की संख्या बचानी है। दूसरा ये है कि था कि हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट, जो हमें क्या करना है, हमें बाघों को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये बातें यहाँ पर क्या थी, इसमें जुड़ी हुई थी। और उसी का रिजल्ट रहा कि आप देखेंगे भारत में बाघों की संख्या क्या हुई, एक तरह से ठीक ठाक कंडीशन तक पहुंची है, क्योंकि हमने लगातार एफर्ट्स लगाए हैं कि इस पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है टाइगर को बचाने का। क्योंकि हमारी इकोसिस्टम का क्या है, ये बहुत ही जो की स्पीसीज है, और जो की स्पीसीज होता है हमें क्या करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उसी से क्या पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो है वो क्या होता है, उस पर टिका हुआ है। अब जैसे जंगल का जो हैबिटेट है, जब हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइगर, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो टाइगर्स जो है ये क्या रेगुलेट हार्बीवोर पॉपुलेशंस, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट बैलेंस, हेल्दी टाइगर हैबिटेट, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एक्ट एज कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट एक्ट एज वाटर कैचमेंट्स हेल्पिंग नियर बाई एग्रीकल्चर इन कम्युनिटीज। तो बाघ जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कि बाघ शाकाहारी जो आबादी है, शाकाहारी इन द सेंस जब हम देखेंगे ना कि फूड चेन होता है ना, ऐसे पिरामिड होता है, इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा होता है, टाइगर बैठा होता है, और उसके नीचे जो भी है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हार्बीवोरस जो है वो पॉपुलेशंस होते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है और वन संतुलन को बेसिकली क्या करता है, ये बनाए रखता है।
बाघों के स्वस्थ आवास जैव विविधता को बढ़ाते हैं, यानी एक तरह से बेसिकली दिस इज द साइन कि हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं और कार्बन अवशोषण को कम करते हैं ये। उसके अलावा वन जल संचयन का काम करते हैं और आसपास की कृषि और समुदायों को भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे अगर आप ये सोचते होंगे कि भाई बाघ के रहने से क्या फायदा होगा, तो बाघ जो है, जैसे आप देखिए कि लाइक बंदर हो गए, ठीक है ना, उसके अलावा खरगोश हो गया, अलग अलग क्या डियर हो गए, तो एक पूरा का पूरा चेन चल रहा होता है। तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे टॉप पे कौन बैठा है, टाइगर है। टाइगर के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जो स्पीसीज है वो इसमें आते हैं। टाइगर बेसिकली क्या करता है, वन में इनको करता है, यानी टाइगर उसको खाएगा, फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद वाले घास को खाएंगे। तो एक पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो हमारा पिरामिड है वो क्या हो रहा होता है, सही ढंग से चल रहा होता है। जहां जहां भी, ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां जहां भी जंगलों में बाघों की संख्या घटी है वहां पर ये चिंता का विषय बना है। और यही कारण है कि उसमें आप देखिएगा, चाहे बाहर से जो है बाघ को लाना पड़े या फिर उनको जो स्थानांतरित करना पड़े, तो एफर्ट्स लगा के क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि नहीं बाघों की संख्या बढ़ाई जाए, नहीं तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं वो जो हमारा एक पिरामिड है, एक लॉजिकल पिरामिड, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वैसा न हो इसके लिए जरूरी है कि बाघों की संख्या बनी रहे। जब देखिए बाघ, डियर, आपको मंकी, खरगोश, ये सब क्या है, सब के सब पर्यावरण के लिए जरूरी है। और ये सोचिएगा कि यहाँ पर बाघ के रहने से तो नुकसान है, नहीं, बाघ क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके चल रहा है। क्योंकि किसी का भी पॉपुलेशन जो है ना, उसमें अगर देखा जाए, जो बायोम जो है, जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो रीजन है, वहां किसी की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अब जैसे इंडियाज रोल इन ग्लोबल कंजर्वेशन के बारे में देखा जाए, कंट्रीब्यूट्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन वाइल होल्डिंग ओनली 18% ऑफ ग्लोबल टाइगर हैबिटेट। विश्व की जो बाघ की आबादी उसमें से 75% का योगदान देते हैं, जबकि वैश्विक बाघ आवास का केवल 18% ही यहाँ पर है। वैज्ञानिक प्रबंधन, कानूनी संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर भारत का जो मॉडल है वो अन्य बाघ क्षेत्रीय देशों द्वारा भी अपनाया जाता है। तो इंडियाज मॉडल कंबाइनिंग साइंटिस्ट, मैनेजमेंट, लीगल प्रोटेक्शन और क्या देख रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इवैल्यूएटेड बाय द टाइगर रेंज नेशंस। तो टाइगर रेंज नेशन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का रोल इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ग्लोबल कंजर्वेशन। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सो व्हाट वी कैन सी, स्पेशली जो रोल ऑफ इंडियाज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो लगातार हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग उस पर लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि चाहे वो केन्या है ना, नामीबिया से या फिर केन्या से, हम क्या देख रहे हैं कि हमने कोशिश किया है कि हमने बाघों की प्रजाति को हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। सो दिस इज इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द नंबर ऑफ टाइगर के नंबर को बढ़ाने में ये भारत का क्या रहा है, पहल रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, हाँ जी, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पर कि जितनी आबादी इसमें बढ़ेगी, यानी अगर देखा जाए कि विश्व की आबादी का लगभग 75% तक का कंट्रीब्यूशन कौन है, अकेले हमारा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। लेकिन वैश्विक बाघ का भी ये सिर्फ 18% ही है। तो अभी इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें क्या करना है, बेहतर करना होगा। ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो मॉडल है, लाइक कंबाइनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, लीगल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इससे भी हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइगर रेंज नेशंस के तौर पे हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं या वहां तक हम डेवलप हो रहे हैं। कि इंडिया बैक्स टू स्टेट सॉल्यूशन, कॉल्स फॉर सीज फायर एट टू गाजा, यानी इंडिया बैक्स टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी इंडिया ने भी जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर क्या कहा और सीज फायर की बात की यहाँ पर स्पेशली जो है, और गाजा को स्पेशल कुछ ऐड दिया जाए, इसके भी यहाँ पर बारे में भारत ने क्या कहा है इसके बारे में देखेंगे। चिलीज यहाँ पर देखेंगे, कोस्टल इरोजन कुड इरेज 10 बीचेस विद इन अ डिकेड। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 1 दशक के अंदर में हम क्या देख रहे हैं कि चिली के जो कोस्टल एरिया है उनका क्या हो जाएगा, बहुत जो है यहाँ पे लगभग इरोजन की वजह से 10 बीचेस यहाँ क्या हो सकते हैं, यहाँ पर जो है कोस्टल इरोजन की वजह से ये जो है 10 बीचेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीसरा यहाँ पर स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट रिलीजेस रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट्स और फंड्स ऑफ
पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या जो है रिकमेंडेशन किया गया यहाँ पर और क्या यहाँ पर बातें निकल के आई हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग आज के न्यूज पर। इंडिया बैक्स टू स्टेट सोल्यूशन, कॉल्स फॉर सीज फायर एंड एड टू गाजा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑलरेडी आप सबको पता होगा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस बीच में गाजा में जिस तरह से प्रॉब्लम और समस्याएं आई हैं, जिस तरह से न्यूज वहां से आ रहे हैं कि वहां पर क्या हो चुकी है, बिल्कुल भूखमरी वाली स्थिति हो चुकी है। बड़े लेवल पर क्या हो चुका है, स्टारवेशन बहुत बड़े लेवल पर वहां हम क्या देख रहे हैं कि अकाल जैसी, फमाइन जैसी कंडीशन वहां पे क्रिएट हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो क्या हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे जो है बीमार हो चुके हैं, कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। तो बहुत ही जो अभी हाल फिलहाल जो रिपोर्टरों के माध्यम से जो न्यूज निकल के आई है वो बहुत ही क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो दैट इज वेरी, मतलब वो बहुत ही अमानवीय है अगर देखा जाए तो इस तरह से। तो यहाँ पर भारत ने अपना क्या किया, पक्ष रखा है। सो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर हरीश पार्श्वनाथनी on Tuesday reaffirmed the country's support for a two-state solution to Israel-Palestine conflict and called for urgent humanitarian aid in Gaza. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पार्थवनेनी जी ने मंगलवार को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो राज्य समाधान के लिए देश के समर्थन की पुष्टि की है और गाजा में तत्काल मानवीय सहायता का आह्वान किया है। अभी आपको याद होगा कि ऑलरेडी हमने बताया था कि G7 कंट्रीज में जिसमें कि फ्रांस ने क्या किया था, फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अभी लगातार इस तरह के न्यूज आ रहे हैं, खासतौर से टू स्टेट जो है या टू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे अलग अलग देशों के द्वारा क्या हो रहा है, अपनी सहमति व्यक्त की जा रही है, क्योंकि हालात वहां इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं जिसमें कि अब ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर टू नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग देशों के द्वारा मान्यता दी जा रही है, जिसमें कि भारत ने भी टू नेशन के कॉन्सेप्ट क्या की है, अपनी मोहर लगा दी है। अब ये टू नेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर इसका जब अगर आप मैप देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, चूंकि गाजा का जो लोकेशन है और इनका वेस्ट बैंक का जो लोकेशन है, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें कि क्या हो सके, इसका समाधान निकल सके। और एक लंबे समय से इजराइल के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर जो भी बहुत सारे जो एड या बहुत सारी जो फूड जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें रोक दे, बैन किए जाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्थिति वर्स्ट हो गई है। अब यही कारण है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के कारण हम क्या देख रहे हैं, मानवीयता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भाई पूरा विश्व जो है इस मुद्दे पर अब लगभग जो है अपनी सहमति देता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से गाजा में अब ज्यादा जरूरत है कि वहां पे स्पेशल एड दिया जाए, वरना बड़ी संख्या में लोगों की क्या हो जाएंगी, मौतें हो जाएंगी और हो रही हैं। तो उसे क्या करना है, उस पर जल्द से जल्द जो है एक्शन लेने की जरूरत है। अब देखेंगे यहाँ पर तो इसमें भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। अब यहाँ पर और बातें हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकिंग एट द हाई लेवल इंटरनेशनल, वन सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्पीकिंग एट द हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन इन न्यूयॉर्क, पार्थवनेनी स्ट्रेस्स द नीड ऑन डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन द पार्टीज। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान और दो राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए पार्थवनेनी जी ने जो है यहाँ पर पक्षों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया है। भाई साफ सीधी बात है, यहाँ पे कहा कि भाई हमें यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पीसफुल सेटलमेंट हो, खासतौर से जो फिलिस्तीन में जो स्थिति है, जो पैलेस्टीन में जो कंडीशन है, और टू स्टेट सॉल्यूशन पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए, क्योंकि समाधान हो सकता है कि वहीं से निकल करके आएंगे। इस मौके पर इनके द्वारा और क्या बातें कही गई हैं जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। Our efforts must now focus on how to bring about two-state solution through purposeful dialogue and diplomacy and bringing the parties to the conflict to engage directly with each other, he said. उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमारे प्रयास इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि कैसे उद्देश्यपूर्ण बातचीत हो, कूटनीति के जरिए दो राज्य समाधान लाया जाए और संघर्षरत पक्षों को एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करने के लिए प्रेरित किया जाए। देखिए, अगर बात किया जाए ना, तो वॉर जो है, वॉर से क्या है या युद्ध से क्या है, हम देख रहे हैं कि युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इनफैक्ट जो वहां के इनोसेंट पीपल होते हैं,
महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ्स हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। समस्या यहाँ यही आ रही है। तो इसमें भारत ने ये कहा कि ऐसी कंडीशन में जरूरत इस बात की है कि हम एक पर्पसफुल तरीके से क्या करें, काम करें, एक दूसरे के बीच में डायलॉग एस्टैब्लिश्ड हो, ये दोनों बातचीत करें ताकि समस्या के समाधान पर बात किया जाए, है ना, समस्या का सॉल्यूशन निकल आए। इन्होंने ये भी कहा है, ही हाईलाइटेड द वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा, हाईलाइटिंग द हाई डेथ टोल, डैमेज मेडिकल फैसिलिटीज एंड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल फॉर ओवर 20 मंथ्स। आप देख सकते हैं कि इन्होंने गाजा में जो बिगड़ती हुई मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला है, जहां बड़ी संख्या में, अभी मैंने बताया था कि बच्चों की मौतें हुई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई हैं, और बच्चे यहां लगभग 20 महीनों से, अब आप सोच सकते हैं कि 20 महीनों से बच्चे यहां क्या है, स्कूल से बाहर हैं। तो ये एक अपने आप में क्या है, बहुत ही भयावह स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर कुपोषण की हो रही है, क्योंकि बिना खाद्य, बिना अनाज के क्या है, वहां के लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डेथ की तरफ लगातार वहां मौतें हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इस बात पर भारत ने क्या किया है, अपना एक पक्ष रखा है मजबूती से, और इसमें यह भी कहा है कि जरूरी है कि यहाँ पर एक पर्पस, उद्देश्यपूर्ण बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्यपूर्ण बातचीत नहीं होगी तो कोई भी समाधान यहाँ पर निकल करके नहीं आएगा। और भारत के द्वारा यहां पर क्या कहा गया है, ये यहां पर देखते हैं। सो इंडिया ऑल्सो कॉल्ड एन इमीडिएट सीज फायर, यहां पे कहा है कि भाई आप तुरंत क्या कीजिए, यहां पे इंडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर एंड अर्ज्ड दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रिमेन आउटसाइड पॉलिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट कंसीडरेशन। भारत ने तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया है तथा आग्रह किया है कि मानवीय सहायता को राजनीतिक या संघर्ष संबंधी विचारों से बाहर रखा जाए। तो साफ तौर से यहाँ पे भारत का स्टैंड क्या है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को सबसे पहले हमें देखना चाहिए। जिस तरह के हालात वहां हो चुके हैं, तुरंत ही यहाँ पर सीज फायर की जरूरत है और तुरंत ही यहाँ के लोगों को सहायता देने की आवश्यकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस is vital in sustaining life and must remain outside the realm politics or conflict. There are no alternatives to these measures. We appreciate the efforts of friendly states that have facilitated such measures between the parties, he said. इन्होंने ये भी कहा है, जीवन को बनाए रखने के लिए मानवीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे राजनीति या संघर्ष के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इन उपायों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम उन सभी मित्र देशों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच ऐसे उपायों को संभव बनाया है। देखिए साफ तौर पे भारत का ये कहना है कि जरूरी क्या है कि भाई लोगों की लाइफ बनी रहे, इस तरह से लोगों की मौतें होने लग जाए जहां पर भूख हो, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं हो और उससे लोग क्या हो रहे हैं, तड़प, भूख से तड़प के उनकी जाने जा रही हैं, ये अच्छा नहीं है। तो जरूरी है कि हमें मानवीय सहायता देने की जरूरत है। इसको किसी भी पॉलिटिकलाइज ना करें, इसको किसी भी राजनीति के दायरे से बाहर रखा जाए यहाँ पर। और इस वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि भारत ने साफ तौर से कहा है कि अभी जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो जाए, चाहे वो आपको खाद्य जो है फूड प्रोटेक्शन हो जाए, तो इस तरह से हमें यहाँ पे लोगों की मदद करने की आवश्यकता है और इसको कृपया करके किसी भी राजनीति के दायरे से क्या रखिए, बाहर रखिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत का स्टैंड, स्पेशली हम क्या देख रहे हैं कि गाजा के संदर्भ में क्या निकल के आया कि भारत ने भी टू जो स्टेट का जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या हुआ है, यहाँ पर बात रखी है और कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पीसफुल तरीके से क्या किया जाए, सीज फायर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर बड़े समय से बच्चे जो है क्या है, स्कूल से बाहर हैं और समस्या यहाँ पर लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से देखिए दो चीजें होती हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन, जब हम आज के दौर में हैं, नाउ स्टिल वी आर इन 21st सेंचुरी, अब 21st सेंचुरी में अगर ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के वार के दौरान आप देखें, चाहे वो इजराइल और गाजा के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, तो अगर इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर जहाँ पे मानवीय अगर कहा जाए यहाँ पे कि जो वैल्यूज है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को सप्रेस्ड किया जा रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो दैट्स नॉट राइट, है ना। और अभी के टाइम पे क्या है, सभी बड़े बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, है ना, और ये सभी देश क्या कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं हेल्प के लिए। तो इसमें जरूरी क्या है यहाँ पर कि हमें मानवीय जो है, या मानवीय जिसको कहा जाए यहाँ पे कि वैल्यूज और जो उसके जो महत्व है वो कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर उस ग्राउंड पर यहाँ पर भारत ने अपनी बात रखी है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है बच्चों। नेक्स्ट न्यूज क्या है, हाँ जी, चिलीज कोस्टल इरोजन कुड इरेज बाय 10 बीचेस विद इन अ डिकेड, साइंटिस्ट सेज। देखिए लगातार अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट वी कैन सी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए
चिली एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, और यहाँ पर जो है चिली के मध्य और दक्षिणी तट कटाव का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, और इसके कारण हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इस तरह से कटाव होते रहें तो ये कहीं ना कहीं से क्या है, ये बहुत ही भयावह हो सकता है। तो एक तरह से अगर हम लोग देखा जाए ना कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, जैसे कहीं पे कोई नदी अगर रेगुलर बह रही है ना, और उस नदी का अचानक से क्या हो जाए, जो है वो अचानक से डायरेक्शन चेंज कर ले, या वो नदी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे कुछ नदियां हैं स्पेशली ड्यू टू बिकॉज ऑफ, हम लोग कह सकते हैं कि अगर पर्यावरण के कंटेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां दुनिया में सूख चुकी हैं, कुछ तालाब सूख चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये बहुत ही एक तरह से क्या है, ये बहुत ही डेंजर लाइन है, स्पेशली पर्यावरण के संदर्भ में। बहुत सारे पर्यावरणविद जो है लगातार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हमें बचाना है, हमें अपने यूनिवर्स को ध्यान रखना है, हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम कैसे करेंगे प्रोटेक्ट, जब लगातार हम क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको याद होगा मैंने आपको एक न्यूज भी दिया था वानुआतू के बारे में। उसके अलावा आपने देखा कि जो और जो स्मॉल आइलैंड कुछ देशों ने याचिका दायर की है कि उनका जो देश है वो बहुत जल्दी मर्ज होने वाला है समुद्र में। तो बिकॉज ऑफ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से पर्यावरण जो है, या फिर जिस तरह की हानि दिखाई दे रही है, तो ये पर्यावरण को हमने जिस तरह से क्षति पहुंचाई उसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है, और उस फॉर्म में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये चिली से संबंधित कौन से न्यूज हैं जो सामने आए हैं यहाँ पर। Chile's central and southern coastlines are facing erosion that could cause at least 10 beaches to disappear within a decade, according to a team of scientists in the South American country, which stretches or several thousand kilometers along the Pacific Ocean. दक्षिण अमेरिका देश चिली के वैज्ञानिकों की एक टीम के अनुसार चिली के मध्य और दक्षिणी तट के कटाव का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण एक दशक के भीतर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो है कम से कम 10 समुद्र तट गायब हो सकते हैं। और ये देश प्रशांत महासागर के किनारे कई हजार किलोमीटर तक क्या है यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में यहाँ जो बात हो रही है कि चिली में लगभग 10 समुद्र तट क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, तो ये बहुत ही भयावह है ना। इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जो हमारे जोग्राफिकल एस्पेक्ट हैं या जो भी हमारे जोग्राफिकल जो लैंडस्केप्स है, अगर वो खराब होने लगते हैं तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ना है। तो इसमें ये भी साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर और भी क्या बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं। It will be very difficult for these beaches to survive the next 10 years, said the Carolina Martinez, director of the Coastal Observatory at the Universal Católica in interview this month on the Reneca Beach near the popular coastal city of Viana del Mar. इसके बारे में इन्होंने ये भी कहा है, जो इसके निदेशक हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, कैरोलिना मार्टिनेज ने यही कहा है कि जो तटीय, जो बहुत ही लोकप्रिय तटीय जो शहर हैं, जैसे वेना डेल मार के पास रेनाका समुद्र तट पर एक साक्षात्कार में कहा कि इन समुद्र तटों के लिए अगले 10 वर्षों तक जीवित रहना बहुत कठिन है। इट मीन्स कि ये क्या हो सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये लुप्त हो सकते हैं, ये जो है अब उस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को ना मिले अगले 10 वर्ष। यानी आप अगला 10 वर्ष जो है दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस। अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। Her team has tracked erosion on 67 beaches, finding that 86% are steadily shrinking even during spring and summer when they typically recover. इनकी टीम ने 67 समुद्र तटों पर कटाव पर नजर रखी है और पाया है कि लगभग 86% समुद्र तट पर लगातार क्या हो रही है, सिकुड़ रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि ये श्रिंक कर रहे हैं। 10 in particular, which already had high erosion in 2023, have continued to rapidly lose ground, with rates now about twice as high. जिसमें यह भी कहा गया कि वसंत और गर्मियों के दौरान जब भी आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, विशेष रूप से 10 समुद्र तट जहां 2023 से पहले ही उच्च कटाव था, ये तेजी से सिकुड़ रहे हैं। अब उनकी दर लगभग दोगुनी हो चुकी है, यानी इनके श्रिंक करने का जो रेशियो है वो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है ना। और ये लगातार क्या हो रहा है, इसलिए अगले 10 सालों में ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये कहना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि ये लुप्त प्राय हो जाए उस दौरान।
तो मार्टिनेज ने इसके ये भी कहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, है ना, इसके पीछे के क्या कारण है, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, है ना, ये यहाँ दोनों कारणें यहाँ पे समाहित है, जो कि प्राकृतिक भी है और मानवकृत भी है। ओके, शी पॉइंटेड टू इंटेंस एंड इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट स्वेल्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज along with the rising sea level, sudden drop जो है downpours and heat waves as a key factors unchecked, urbanization and the degradation of river basins that supply sand to the coast have also contributed। यानी इन्होंने जलवायु परिवर्तन की तीव्र और लगातार बढ़ती लहरों के साथ ही समुद्र स्तर अचानक बारिश, गर्म लहरों का प्रमुख कारक बताया है। अनियंत्रित शहरीकरण हो गया, तट को रेत की आपूर्ति करने वाली नदी घाटियों के क्षरण ने भी इसमें योगदान दिया है। तो दीज आर द मेजर कॉजेज। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ केवल जो है नेचुरल रीजंस है, नहीं, नेचुरल के साथ साथ अलोंग विद दैट जो ह्यूमन मेड, यानी हमने जो कुछ कारण है इसमें कारण क्या किया है, एड ऑन किया है, जिसमें कि ये वजह हम लोग देख सकते हैं। इसमें ये भी यहाँ पर कहा गया है कि खास तौर से जो है जो बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि उसकी वजह से भी कटाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके साथ नदी घाटियों के क्षरण ने भी इसमें बहुत ज्यादा क्या किया है, जो है योगदान दिया है। तो बेसिकली रिवर बेसिन्स दैट जो है रिवर बेसिन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं दैट सप्लाई सैंड टू द कोस्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड। एंड हम लोग क्या देख रहे हैं, डिग्रेडेशन जो है ऑफ रिवर, ये सब कारण जो है जिसके कारण ये स्थिति यहाँ पर आई है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है यहाँ पर। हाँ जी, वी आर सीइंग क्लिफ्स एंड सैंडी शोर्स, वन सेकेंड, we are seeing cliffs and sandy shores retreating rapidly, Martinez said। इन्होंने ये भी कहा कि हम चट्टानों और रेतीले तटों को तेजी से पीछे हटते हुए देख रहे हैं। Some local business in popular tourist lawns towns are already feeling that the impact last year was brutal. The beach disappeared, said Martina Harris, who owns a beachfront restaurant in a Valparaiso। They are aware no space between अस एंड द सी। अब सोच लीजिए कि इन्होंने कहा कि जो लोकप्रिय पर्यटन शहर है, खासतौर से समुद्र किनारे जो शहर होते हैं या जो एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिमांड में होते हैं, स्पेशली फॉर टूरिस्ट पर्पसेस। जैसे आप इंडिया में देखेंगे गोवा हो गया ना, तो जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला पार्ट हो गया, ज्यादातर मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बहुत फेमस क्या है, टूरिस्ट हब है। इधर आप तमिलनाडु साइड में आप आ जाइए, इधर भी आप देखेंगे क्या बीचेस हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट वाला जो आप रीजन देख रहे हैं वहां पर जैसे गोवा वगैरह भारत में बहुत ज्यादा क्या है, लोकप्रिय है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो लोकप्रिय पर्यटन शहर है इसमें जैसे कि वलपाराइसो जो है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि पिछला साल जो है बहुत, यानी लास्ट ईयर तो और भी वर्ष था कि यहाँ समुद्र तट गायब होते जा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन हो गई कि समुद्र के बीच कोई जगह ही नहीं बची है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पर। तो इन सब जोखिमों के बावजूद जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्द्र भूमि और टीलों के पास निर्माण कार्य फिर भी जारी है। इन्होंने ये भी कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे पड़ना ही पड़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे हम लोग ना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इतना कुछ पता होने के बावजूद जो है कि भाई एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, या फिर जो है लगातार पर्यावरण पर इस खतरा मंडरा रहा है, या फिर इसका हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं, जैसे कि समुद्र जल स्तर का क्या हो रहा है, बढ़ जाना, ग्लेशियर्स का मेल्ट हो जाना, इन सब के बावजूद भी क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो अपने कार्य को अनवरत रूप से जारी रख रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये इस तरह से एक रिपोर्ट आई है चिली के बारे में, चिली के तटीय जो एरियाज हैं उनके संदर्भ में। चलिए बात है यहाँ पे ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर रिपोर्ट जारी की है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसमें क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि ये बातें यहाँ पर की गई हैं। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द रूरल लोकल बॉडीज is made based on the recommendation of the Central Finance Commission. The Central Finance Commission has been empowered under Article 280 of the Constitution. ग्रामीण स्थायी निकायों को निधियों के अंतरण केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जब हम रूरल लोकल बॉडीज की बात करते हैं, है ना, तो 15वां वित्त आयोग के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो जो रूरल लोकल यानी कि ग्रामीण स्थायी निकाय जो हैं, इनसे संदर्भित जो निधियों के अंतरण में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
क्या किया जाता है, यहाँ पर उसके बेस पे जो है जो हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि अंतरण जो है, यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो होता है रूरल लोकल बॉडीज को, वो किसके थ्रू होता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और केंद्रीय वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं, देखिए आपके स्पेशली सिलेबस में जैसे पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से उसमें क्या है मेंशन है, तो आपको रूरल लोकल बॉडीज के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि द रोल ऑफ फिनांस कमीशन। अब ये फिनांस कमीशन को पावर कैसे मिला है यहाँ पर, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें निधियों के अंतरण पर, है ना, यानी इसके मामले में अगर देखा जाए ट्रांसफर फंड्स टू द रूरल लोकल बॉडीज जो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन के आधार पर की जाती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इनको क्या दिया गया है, ये पावर मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो रूरल लोकल बॉडीज को मिलने वाली निधियों में लगातार कमी हुई है। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत वित्तीय विकेंद्रीकरण की नींव कमजोर होगी। जैसे कि जो रिपोर्ट आई इसमें यहाँ पर, जो कि इसमें बताया गया कि जो फंड्स मिल रहे थे पंचायती जो है, ग्रामीण पंचायती जो निकाय हैं, तो वो पहले से क्या हुआ, इसमें कमी आई है। अगर इसमें ये कमी करते हैं तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें कि स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कि दिस वीकेंस द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये नुकसानदेह है और ये जो है कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता है। बिना शर्त और योजना आधारित निधियों में कमी, इससे विकास पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाती है, साथ ही स्वशासी संस्था के रूप में इनकी विश्वसनीयता में कमी होने लगती है। रिडक्शन इन अनकंडीशनल एंड प्लान बेस्ड फंड्स, this limits the role panchayats in development, also their credibility of an autonomous institution begins to decline। मतलब ये एक स्वायत्त संस्था है, वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, देखिए अगर वित्तीय अगर रूप से देखा जाए, ये जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। अगर ये कमजोर होते जाएंगे तो वो क्या है, फिर वो नुकसानदेह है। तो पंचायतों में जब हम बात करते हैं कि 3FS की बात आती है, अब वो 3FS क्या है बच्चों, तो वो 3FS के संदर्भ में लाइक फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज। तो पंचायतों को 3FS का हस्तांतरण अभी भी अधूरा है, बिखरा हुआ है, राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है। इट मीन्स डेवोल्यूशन ऑफ 3FS फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज टू पंचायत, these still remains incomplete, fragment and uneven across states. Delay information of state finance commissions. For example, some states have not even constituted the 3rd, 4th, 5th state finance commission yet. यानी उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों ने तो अभी तक तीसरे, चौथे और 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति अगर बनी रही अगर इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ये जो पंचायती राज सिस्टम का जो बेस है उसको क्या करेगा, कमजोर कर देगा, और दैट्स नॉट गुड। जैसे पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त बिना शर्त और प्रदर्शन आधारित निधियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी यहाँ बनाई जानी चाहिए जिससे कि ये जो निधि है, जो फंड्स है, उसकी सुरक्षा हो, उसका कोई गलत उपयोग ना हो। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी फंड्स है, जरूरी क्या है कि उसका सही यूज हो, यानी एडिक्वेट, अनकंडीशनल एंड परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग शुड बी इंश्योर्ड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। Also a system should be created to ensure security to funds, prevent their misuse and maintain transparency। ठीक है ना। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों के पास राज्य वित्त जो है आयोगों का समय पर गठन करने के दबाव बनाए, ताकि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कोई रुकावट ना हो। यानी अगर यहाँ देखा जाए, सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड पुट प्रेशर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑन टाइम, सो दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंटर। ताकि ये जरूरी क्या है कि इसको यहाँ पर बनाया जाए और टाइम पर जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करें, ताकि समय पर इनको क्या हो सके, जो अनुदान मिल रहा है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो समय पर इनको मिल जाए। तो जो इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें ये बातें कही गई हैं कि पंचायती राज। सो प्रेसिडेंट मुर्मू ग्रेसेस फर्स्ट कन्वोकेशन ऑफ एम्स देवघर एम्फसाइजेस इंक्लूसिव हेल्थ केयर। इंक्लूसिव हेल्थ केयर पे इन्होंने क्या की है, बात कही है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बच्चों क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द फर्स्ट कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर on Thursday, where she urged graduating doctors to embrace compassion, community engagement and inclusive healthcare alongside clinical excellence। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
जहां उन्होंने स्नातक डॉक्टरों से नैदानिक उत्कृष्टता के साथ साथ करुणा, सामुदायिक सहभागिता और समावेशी स्वास्थ्य सेवा को अपनाने का आग्रह किया है। तो यहाँ थोड़ा-सा सबसे पहले आप समझिएगा यहाँ पर, देखिए हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि अब क्या हो चुका है कि अब भारत में लगभग सभी अलग-अलग जगहों पे इम्पोर्टेंट जगह पे एम्स का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि कहाँ है, देवघर में है। तो देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह यानी यहाँ पे जो पहला फर्स्ट कन्वोकेशन जो हुआ, तो यहाँ पर जो भी डॉक्टर ग्रेजुएट्स हुए हैं उनसे इन्होंने कहा है कि आप डेली जो है अपने लाइफ में यानी नैदानिक उत्कृष्टता लेकर के आए, साथ के साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहभागिता, समावेशी स्वास्थ्य सेवा को अपनाने का आग्रह किया गया है। उसके अलावा यहाँ देखिए देखेंगे हम लोग कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सो एड्रेसिंग स्टूडेंट्स, faculty and dignitaries, President Murmu highlighted the importance of expanding AIIMS Devghar's focus beyond territory care to actively support primarily healthcare delivery। यानी छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों के संबोधित करते हुए मैंने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकेंड रुकिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सक्रिय रूप से सहयोग देने के लिए एम्स देवघर का ध्यान तृतीयक स्वास्थ्य सेवा से आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्राइमरी केयर इज द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। शी सेड कॉलिंग ऑन डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट विद अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड रूरल कम्युनिटी इन हेल्थ सेंटर्स टू स्ट्रेंथन ग्रासरूट्स लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज। इन्होंने ये भी कहा है कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव है। डॉक्टरों और छात्रों से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का आह्वान किया है। देखिए समझिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एम्स की, है ना, खासतौर से जो भी गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, तो गवर्नमेंट संस्थाओं का जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी इसके अंदर कवरेज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर क्या हो सके आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके यहाँ पर इलाज हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ तौर से ये कहा है कि कोशिश करना है कि जो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ना, उसमें हम ज़्यादा एक्टिवली रूप से क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और उसके अलावा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी केयर पे भी हम एक्टिवली सपोर्ट करें। तो डॉक्टर्स की भागीदारिता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है लोगों का ट्रस्ट, है ना, ऑन मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज पे लोगों का ट्रस्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा और उसके लिए आप ग्रास रूट लेवल पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएंगे, वहाँ पे लोगों के यानी कि जो लोकल पब्लिक है उससे उतना ही ज़्यादा जो है अटैच होंगे या फिर आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यही बात कही है कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पर एक दूसरे को कनेक्ट करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, सो बेसिकली दिस इज द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एंड इसके बारे में इन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आपस में कोलैबोरेशन करके जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और जो रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खासतौर से ग्रास रूट लेवल पे। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आज के टाइम पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं से जो प्राइमरी हेल्थ केयर है हम लोगों के, या जो भी गवर्नमेंट जो पहले जो कंडीशंस थे और आज जो कंडीशन है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं, अब बहुत सारे जो है वहाँ पे व्यवस्था की जा चुकी हैं। तो लोगों का ट्रस्ट क्या हुआ, बढ़ा है कि नहीं, अब हम जा सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल या मेडिकल से संबंधित जो मेडिकल है हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक तरह से एक ट्रस्ट बनाना होगा, ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा, जिसपे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा ये बातें कही गई। President Murmu reminded graduates that an AIIMS education is widely seen as a hallmark of excellence and urged them to pair their skills with empathy। मतलब एम्स चूंकि आप सबको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि एम्स का मतलब ही हो जाता है कि उत्कृष्टता की तरफ ये क्या करता है, ध्यान जाएगा। और खास तौर से आप क्या है कि आप इतने एक्सेलेंस, इतने बेहतर संस्था से आप पढ़ के निकलें कि आपसे उम्मीद की जाती है और भी बेहतर की। A good doctor is not just one with clinical
knowledge but one with a sharp clinical sense and sensitive communication skills। देखिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा डॉक्टर जो है ना वो सिर्फ केवल अगर जो डेली आपका जो मेडिकल प्रैक्टिसेस का नॉलेज होता है सिर्फ उससे नहीं होता है, वो एक तीक्ष्ण नैदानिक समझ और संवेदनशील संचार कौशल होना चाहिए, है ना, कि डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को तुरंत क्या करें, वो समझ जाए कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं। देखभाल के भावनात्मक पहलू पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि निदान या सर्जरी में नैदानिक रहें लेकिन अपने व्यवहार में नैदानिक नहीं, सहानुभूति रखें और करुणा के साथ सलाह दें, यानी बी क्लिनिकल इन डायग्नोसिस और सर्जरी बट नॉट क्लिनिकल इन योर बिहेवियर, बी सिंपैथेटिक ऑफर एडवाइस विद कंपैशन। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप जो है क्लिनिकल अप्रोच रखिए, लेकिन कहाँ पर, अपने जो है हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनसे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अच्छा व्यवहार रखना है, करुणा रखना है अपने अंदर। इन्होंने एम्स देवघर के सभी जो भी जो है शी इनकरेज्ड ऑल स्टेक होल्डर्स, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, अच्छा, the president also underscored the role of AIIMS and its healthcare profession in the national efforts to reduce out-of-pocket health expenditure. She stressed that institutions like AIIMS Devghar must contribute both institutionally and individually to this goal. तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या कहा यहाँ पे कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने की राष्ट्रीय प्रयास में एम्स और उसके स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भूमिका पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स देवघर जैसे संस्थानों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, एम्स के सभी हितधारकों के स्वास्थ्य से संबंधित भारत के सतत विकास लक्ष्यों के साथ अपने प्रयासों को रेखांकित करते हुए प्रोत्साहित किया, सुझाव दिया है कि इन लक्ष्यों पर भारत और झारखंड की प्रगति को मूल्यांकन करें और ये निर्धारित करें कि संस्था जो है आगे कैसे योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि शी ऑल्सो इनकरेज्ड ऑल स्टॉक होल्डर्स एट एम्स देवघर टू अलाइन देयर एफर्ट्स विथ इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ, तो इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड झारखंड। तो जरूरी क्या है कि यहाँ पर जो है इसमें और ज्यादा जो है बेहतर किया जाए, तो ये यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा कहा गया। चलिए चलते हैं हम लोग, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड अ 25% टैरिफ ऑन इंडिया इंपोर्ट्स, है ना, 25% टैरिफ इम्पोज किया गया है यूएसए के द्वारा। तो यूएसए जो है प्रेसिडेंट अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स इफेक्टिव ऑन 1 अगस्त 2025, जो कि आज से लागू हो चुका है। citing high trade barriers and India's continued energy and defense ties with Russia। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उच्च व्यापार बाधाओं और रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा और रक्षा के संबंधों का हवाला देते हुए 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये बेसिकली अब आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रंप का यहाँ पर समस्या ये नहीं था, यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया कि जिनका रशिया के साथ अच्छा संबंध है, ये उनसे एक रिवेंज लेने टाइप से इन्होंने क्या किया है कि ये जो है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टैरिफ क्या है, इसमें एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंस टू प्रेशर इंडिया इनटू रिड्यूसिंग इट्स टैरिफ्स एंड रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर। ये इसमें कोशिश क्या करना चाह रहा है अमेरिका कि भारत अपने टैरिफ कम करे और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए दबाव डाले। पनिश रशिया अलाइन ट्रेड, ये समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर रूस समर्थित व्यापार जहाँ जिनका ट्रेड रशिया के साथ है उसको ये क्या करना चाहता है अमेरिका, उसको पनिश करना चाहता है। टू डिस्यूएड द इंडिया फ्रॉम कंटिन्यूइंग एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड एमिड यूक्रेन वॉर सैंक्शन। तो ये एक तरह से क्या, ये सोची समझी एक जिसको आप कह सकते हैं चाल कह सकते हैं, सोची समझी एक तरह से जो है एक साजिश कह सकते हैं जो अमेरिका के द्वारा किया गया है। की फीचर्स ऑफ यहाँ पर देखेंगे आपको अनाउंसमेंट, ट्रेड वॉर रेटोरिक, ट्रंप कॉल्ड इंडियाज ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है ना, एंड ब्लेम्ड हाई टैरिफ्स एंड। अब देखिए उल्टा है यहाँ पे ट्रंप ने क्या किया, भारत पे ब्लेम लगाया है कि भारत के टैरिफ क्या है, ज्यादा है ना। और ट्रंप का क्या, मिस्टर ट्रंप का और यहाँ पे क्या कहना है, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है यहाँ पे कि भारत की व्यापार नीतियां जो हैं वो सही नहीं है और यहाँ पर ये उच्च टैरिफ और अस्पष्ट नियमों को उसके लिए वो जिम्मेदार मानता है अमेरिका, ठीक है। और उसके अलावा लिंक टू रशिया सैंक्शंस एक्ट, चूंकि ऑलरेडी अमेरिका ने रशिया सैंक्शन एक्ट्स क्या किया है बच्चों, पास कर दिया है, मैंने बताया भी था इसके बारे में इसके पहले की क्लास में। So basically the Russia sanction acts in 2025 under US legislative review जो कि threatens up to 50% duties on nations trading oil with Russia। यानी इसने प्रॉपर वे में रशिया सैंक्शन एक्ट में ये बात पहले से ही हो चुका था, नॉट 50%, 500%, कि जो भी देश रशिया के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं
तेल का, तो उन पे 500% तक का ये क्या करेंगे, शुल्क लगा सकते हैं। इसकी धमकी दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका का जो पॉलिसी है वो आप समझ सकते हैं कि ये किस इस पर चल रहे हैं। Proceeded by negotiation failure, the tariff follows the fifth round of failed trade talks between India and the US in Washington. Past suspension now revoked, a previously suspended 26% tariff is now being reinstated a harsher form. यानी वार्ता विफलता से पहले यह टैरिफ वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के 5वें दौर की विफलता के बाद लगाया गया। मतलब कोशिश बहुत की गई कि ये टैरिफ न लगे, लेकिन अमेरिका इस पे क्या है, अड़ा हुआ है। पूर्व में निलंबित 26% टैरिफ को अब और भी कठोर रूप में बहाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रंप क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ कि इंडिया पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों। तो एक्सपोर्ट सेक्टर इम्पैक्ट, जैसे भारत के निर्यातक जो हैं वो जो अमेरिकी बाजार में विशेष रूप से कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में हैं, वहां पर वो हो सकता है प्रतिस्पर्धात्मकता खो सकते हैं। सो मे बी इंडियाज एक्सपोर्टर्स may lose competitiveness in the US market, especially in textile, pharma and engineering sectors, and bilateral, यानी कि ये जो है ये द्विपक्षीय तनाव को भी क्रिएट करेगा। यानी ये जो कदम उठाया गया अमेरिका के द्वारा, ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति को पटरी से उतार सकता है, जो ऑलरेडी चल रहा था कि भाई इसको हम ठीक करना है, और क्वाड और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक तालमेल को कमजोर कर सकता है। देखिए यहाँ पर ना ये दूरदर्शिता न दिखाते हुए इसने क्या किया है, यहाँ पर एक समस्या हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है, जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर आया अमेरिका में, तब से टैरिफ जो वॉर है ना वो शुरू हो चुका है, समझिए। अब उस टैरिफ वॉर में लगभग दुनिया के जो भी देश हैं वो सभी उस चपेटे में आएंगे, है ना। और इस चपेटे में अगर वो आते हैं तो वो भी इसका बदले में क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन आपको देंगे यहाँ पे कि भाई वो भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। आप एक्शन लीजिएगा तो आपके खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी देश को ये टैरिफ वॉर में ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो देश भी क्या करेंगे, वो देश भी जो है क्या करेंगे, कुछ ऐसा विकल्प ढूंढेंगे कि हम इनके साथ व्यापार ही ना करें, फिर और क्या, हम अलग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, हम कुछ और देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति रही, सो व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर अमेरिका, कि हम अमेरिका के साथ ही व्यापार करें, तो हम नहीं देखेंगे, हम आगे जाएंगे। फिर हमारे पास और भी यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है, आपको साउथ अमेरिका है, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन टुवर्ड्स दैट कंट्रीज ऑल्सो। तो अब लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 25% कम नहीं होता है। और इनफैक्ट ये ऑलरेडी थ्रेटन मामला, ये थ्रेट दे चुका है अमेरिका सभी देशों को, जिनका भी रशिया के साथ ये कि वो 500% तक भी जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है ना। अब इसमें ये किस तरह से यहाँ डायलॉग होता है, बातचीत होती है, कुछ इसमें इसके कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपने, जैसे दैट इज सुनामी। अब सुनामी के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये क्यों न्यूज़ में रहा बच्चों, और व्हाई दिस इज इन न्यूज़। तो देखेंगे, वन सेकेंड। A powerful 8.8 magnitude earthquake struck Russia's Kamchatka Peninsula recently, triggering tsunami warnings across the northern Pacific, including Alaska, Hawaii, and down to New Zealand. हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड सहित उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो न्यूज़ है, यानी कि सुनामी की चेतावनी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि ये कमचटका पेनिनसुला में यहाँ पर 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जो कि रशिया का कमचटका जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, और इसमें जो है अलास्का, हवाई, न्यूजीलैंड सहित जो भी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में है वहाँ पे सुनामी की चेतावनी दी गई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सुनामी क्या है ना। सुनामी के बारे में देखेंगे। अबाउट सुनामी, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड बाय अ लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशियन। सुनामीज कैन हैव डिवास्टेटिंग एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स। जब सुनामी के बारे में हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये, इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये समुद्री भूकंप इसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये सुनामी समुद्र में बड़े और अचानक विस्थापन से उत्पन्न तरंगों की एक श्रृंखला है। सुनामी के विनाशकारी और व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर तटीय क्षेत्रों में। जैसे आप देखेंगे जापान में अब तक जितने भी भयावह और कह सकते हैं कि बहुत ही अब तक के विनाशकारी जो सुनामी है वो जापान में देखे गए हैं। तो जापान में सुनामी में जिस तरह से देखे गए, यहाँ पे खासतौर से जहाँ जहाँ पे भी समुद्री क्षेत्र है या कोस्टल रीजन है, वहाँ ये भय
भय हमेशा क्या होता है, बना रहता है कि कब पता नहीं अचानक से सुनामी यहाँ पर आ जाए। तो सुनामी बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड और अदर एब्स्ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेसिकली सुनामी क्या है, तो एक सीरीज ऑफ वेव्स है जो कि कॉज्ड बाय अर्थक्वेक यानी भूकंप से आता है, अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन यानी समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखीय जो घटनाएं हो रही हैं उसके कारण सुनामी आता है, ठीक है। उसके अलावा लैंडस्लाइड हो सकता है और एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो है समुद्र में सुनामी आता है, और ये बहुत ही भयावह होता है। जो सबसे भयावह बात ये है कि ये जब अगर सुनामी आया तो ये अपने साथ बहुत विनाशकारी होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में जो है विनाश जो है वो देखने को मिलता है, लॉसेस बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। सुनामीज रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम देयर सोर्स एंड कैन मूव अक्रॉस इंटायर ओशियन बेसिस अराउंड आइलैंड एंड इनटू बेस साउंड्स एंड अप रिवर्स। आउट इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन सुनामी वेव्स डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट। सुनामी अपने स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती है और पूरे महासागरीय बेसिनों, द्वीपों के आसपास, खाड़ियों, साउंड्स और नदियों में फैल सकती है। समुद्र की गहराई में सुनामी लहरों की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि जो सुनामी के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, ये रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और पूरे महासागर बेसिन, द्वीप, आसपास खाड़ियां सबको अपने साथ क्या कर सकता है, ले लेता है। समुद्र की गहराई में सुनामी जो है लहरों की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि डेप्थ्स ऑफ द ओशियन सुनामी वेव्स डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट, है ना, चाहे सुनामी का जो भी प्रभाव रहा हो, लेकिन उससे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बट एज द वेव्स ट्रेवल इनलैंड दे बिल्ड अप टू हायर एंड हायर हाइट्स एज द डेप्थ ऑफ द ओशियन डिक्रीजेस। द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स डिपेंड्स ऑन ओशियन डेप्थ rather than to the distance from the source of the wave। जैसे जैसे लहरें अंतर्देशीय यात्रा करती हैं, सुनामी की गहराई कम होने के साथ साथ और भी ऊंची होती जाती है, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, सुनामी लहरों की जो गति है लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो सुनामी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसकी गहराई कम होने के साथ साथ इसकी ये जो है और भी ऊंची होती जाती है, और इसकी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। और ये बहुत ही मतलब इसका अगर जो कहते हैं कि जब ये सुनामी जो घटना घटती है ये देखने में भी इतना भयावह होता है कि अपने साथ साथ सबको ले जाता है। इट्स हार्ड टू सी दैट अ सुनामी अप्रोचिंग, ये बहुत मुश्किल होता है देखना कि सुनामी आ रहा है, और इसका सबसे स्पष्ट संकेत तब होता है जब लहरें किनारे तक पहुंचने से ठीक पहले तटीय जल से पीछे हटता है और यह वास्तव में पीछे चल रही लहर का गर्त होता है। यानी कि इट इज हार्ड टू सी दैट अ सुनामी इज अप्रोचिंग। द मोस्ट ऑब्वियस साइन व्हेन कोस्टल वाटर रिट्रीट्स जस्ट बिफोर द वेव्स रीच द शोर, दिस इज एक्चुअली थ्रो द वेव फॉलोइंग बिहाइंड।